आज हम करेंगे वितान भाग 2 में से लेसन है आपका अतीत में दबे पांव। ओम थानवी का लिखा हुआ यात्रा वृतांत है बच्चों। और यात्रा वृतांत भी हिंदी साहित्य की एक विधा है, एक प्रकार है। जिस प्रकार से आपने कहानी के बारे में नाटक, उपन्यास, एकांकी, रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, ये सब हिंदी साहित्य की विधाएं हैं, प्रकार हैं। उसी प्रकार से यात्रा वृतांत भी हिंदी साहित्य की एक विधा है। अतीत में दबे पांव में लेखक ओम थानवी ने क्या वर्णन किया है बच्चों कि हमारी 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति के बारे में हमें बताया है कि किस प्रकार से संपूर्ण भारत में या अखंड भारत हम कह सकते हैं 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में खुदाई करवाई गई 2 नगरों की, और वहां पर साक्ष्य के रूप में, प्रमाण के रूप में जो कुछ भी प्राप्त हुआ, उस आधार पर हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, सबसे विश्व में प्राचीन देशों में गिनी जाने लगी। मिस्र और मेसोपोटामिया को भी हमने पीछे छोड़ दिया। तो 5000 वर्ष पुरानी हमारी वो सभ्यता और संस्कृति क्या थी, किस प्रकार से सन 1930 के आसपास हमारे वो 2 सुनियोजित नगर कौन से थे जिनमें खुदाई का काम शुरू हुआ, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है। एक सिंध प्रांत के नाम से मोहनजोदड़ो, एक पंजाब प्रांत के नाम से हड़प्पा। बच्चों, दोनों ही नगर आज के समय में पंजाब प्रांत वाला हड़प्पा भी और सिंध प्रांत वाला मोहनजोदड़ो भी दोनों ही पाकिस्तान के अंदर आते हैं। लेकिन सन 1930 में हमारे जो पुरातत्ववेत्ता हैं, इतिहास जानकार हैं, उन्होंने वहां पे खुदाई का जो काम शुरू किया और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जो हमारी 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक थे, वहां पे खंडहरों में खुदाई में जो कुछ भी वस्तुएं, जो कुछ भी सामान हमें प्रमाण के रूप में, साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ, उनके आधार पर क्या क्या अनुमान लगाया गया कि वो संस्कृति, वो सभ्यता हमारी कैसी थी। तो बच्चों, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है, शाब्दिक जो अर्थ है, मुर्दों का टीला, यानी कि पूरा ही मोहनजोदड़ो जो नगर था वो टीलों के ऊपर बसा हुआ था। और सबसे विशेष जो बात है कि वो जो टीले थे वो प्राकृतिक नहीं थे, मानव निर्मित थे। यानी कि उन लोगों ने खुद अपने हाथों से अपने उस सारे क्षेत्र को कच्ची पक्की ईंटों के टीले बनाकर बसाया हुआ था। यहीं से उनकी जो समझ है, सोच है, वो स्पष्ट होती है। क्यों? क्योंकि वहां से 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती थी। कभी उसके पानी का फैलाव वहां तक, नगर तक ना फैले, इसलिए पूरा का पूरा मोहनजोदड़ो टीलों के ऊपर बसाया हुआ था। तो मोहनजोदड़ो एक ऐसा क्षेत्र जो आज की राजधानी या महानगर जिसको हम कहते हैं, उसकी संख्या को भी लांघता था। यानी कि लगभग 200 हेक्टेयर में वो उस समय फैला हुआ था और आबादी वहां पे 85,000 के लगभग रही होगी। ये 2 ऐसे नगर हैं जिनके बारे में लेखक ने बताया है सुनियोजित नगर इनको कहा गया है। यानी कि किसी भी प्रकार की, किसी भी चीज की वहां पे ऐसी कमी नजर नहीं आई जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि वो सभ्यता और संस्कृति सही नहीं थी। यानी कि बहुत ही विकसित सभ्यता और संस्कृति के प्रमाण वहां से जुटाए गए हैं, मिले हैं खुदाई में। वहां की जो सभ्यता थी उसको सिंधु सभ्यता कहा गया है। और सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, यानी कि बहुत ही भव्य और सौंदर्य से परिपूर्ण वो सभ्यता थी। किस प्रकार से लोग वहां पे रहते थे, क्या काम करते थे, इन सारी चीजों का गहराई से, बहुत ही गहनता से ओम थानवी ने अपने इस यात्रा वृतांत में वर्णन किया है। तो उन्होंने बताया है बच्चों कि किस प्रकार से लोग वहां पे खेती का काम करते थे। बहुत सारे इतिहासकारों का, विदों का जानना है कि व्यापार भी वहां पे होता था।
और खेती में गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, कपास के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। यातायात के साधनों के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग वो करते थे, उसके साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। तांबे और कांसे की भरपूर मात्रा में वहां पे चीजें मिली हैं, तांबे और कांसे के बर्तन मिले हैं और मिट्टी के विशाल भांडे या बर्तन जिनको हम कहते हैं, जिनके ऊपर चित्रकारी भी बखूबी की गई है। वनस्पतियों की, पशु पक्षियों की चित्रकारी से निर्मित वहां पे विशाल मृद भांड जिसको कहा जाता है वो मिले हैं। चौपड़ की गोटियां हैं, सोने चांदी के आभूषण भी मिले हैं वहां पे। और किस प्रकार से जो कंघी है, बैलगाड़ी के साक्ष्य हैं, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो वहां से खुदाई में प्राप्त हुई हैं, जिनके आधार पर ही अनुमान लगाया जाता है कि हमारी सिंधु सभ्यता या मोहनजोदड़ो में क्या कुछ था। तो मोहनजोदड़ो में जैसे ही खुदाई का जो कार्य था बच्चों वो शुरू हुआ, तो वहां पे हल्के बड़े बड़े जो हमारे इतिहासकार हैं, पुरातत्ववेत्ता जिनको कहा जाता है, तो उस सारे क्षेत्र में जो हल्का है, जगह है, स्थान है, गलियां हैं, वो बांट दी गई थी और वहां पे उनकी नेम प्लेट लगी हुई है, जिनमें बहुत सारे इतिहासकारों का जिक्र आप लेसन के अंदर पढ़ोगे कि राखाल दास बनर्जी हैं, काशीनाथ दीक्षित हैं और जॉन मार्शल हैं। तो उन्होंने किस प्रकार से अपना अपना जो क्षेत्र था वहां पे मिली खुदाई में वस्तुएं, उनका पंजीकरण किया, रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके आधार पर अनुमान सबने लगाया कि हमारी जो सभ्यता थी वो कैसी रही होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मोहनजोदड़ो में महाकुंड का वर्णन मिलता है। एक ऐसा महाकुंड जो 40 फीट लंबा है, 25 फीट चौड़ा है, 7 फीट की उसकी गहराई है। उसके 3 ओर साधुओं के कक्ष बने हुए हैं और एक ओर स्नान घर हैं। और उसकी जो खूबी है, उसका जो तल है जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता है, वहां कच्ची पक्की ईंटों से ही वो बना हुआ है। पानी निकासी की इतनी सुंदर व्यवस्था है कि जो नालियां बनी हुई हैं वो भी पत्थरों से, अनगढ़ पत्थर हम कह सकते हैं कि उनसे ढकी हुई हैं। और दोहरे घेरे वाला कुआं उसके पास है, उसमें पानी भरने के लिए जो प्रयोग में आता होगा। जो स्नान घर हैं या कमरे जो साधुओं के बने हुए हैं, उसकी भी एक खूबी है कि किसी का भी दरवाजा एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। और पूरे मोहनजोदड़ो जितने भी क्षेत्र में बना हुआ है बच्चों, तो उसकी एक विशेषता है कि जो भी घर बने हुए हैं वहां पे किसी का भी दरवाजा मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। और यहीं से अंदाजा लगाया जाता है कि कार्बूजिए ने जो चंडीगढ़ का निर्माण किया, तो क्या वो समझ, वो सोच, वो विचार वहां से उठाया कि चंडीगढ़ में भी किसी भी मकान का, किसी भी घर का जो दरवाजा है वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। उसके लिए हमें सेक्टर में दाखिल होना पड़ता है, गली के अंदर जाना पड़ता है, तब हम किसी के घर में जा सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो की जो सड़कें हैं आड़ी और सीधी, आज की संख्या में ग्रीड प्लान या मार्का कॉलोनियां जो करती हैं वो सब कुछ वहीं की योजना से चलता है। लेकिन फिर भी हमारे आज के जो महानगर हैं वो उन सारी चीजों को नहीं ठीक से कर पाए हैं। यानी कि 5000 वर्ष पुरानी हमारी सभ्यता तो इतनी विकसित थी, जल निकासी की इतनी सुंदर व्यवस्था थी, सड़कें चौड़ी और सीधी आड़ी सभी प्रकार की थी ताकि किसी प्रकार के यातायात में दिक्कत ना आए। बड़ी बड़ी बैलगाड़ियां अनाज ढोने के लिए बाजार में जाना, कोठारों में, गोदामों में अनाज इकट्ठा करना, सब बहुत अच्छे तरीके से उन खंडहरों से हमें साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन आज के जो हमारे महानगर हैं उनमें बहुत सारी कमियां देखने को मिलती हैं। तो महाकुंड का जिक्र मैं कर रही थी बच्चों, वो इतना बड़ा महाकुंड है, उसमें पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था दिखाई गई है और किस प्रकार से एक बहुत बड़ा जो पूजा विधान होता है, ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि किसी बहुत ही बड़े अनुष्ठान के लिए उसका प्रयोग किया जाता होगा। उसके बाद जो अपने बहुत ही वास्तविक स्वरूप में वहां पे चीज या इमारत बची हुई है वो है बौद्ध स्तूप। 25 फीट ऊंचे चबूतरे के ऊपर वो बना हुआ है और उस इमारत को देखकर ऐसा लगता है कि वही अपने मूल स्वरूप में सबसे नजदीक बचा हुआ है।
25 फीट ऊंचे चबूतरे के ऊपर बना हुआ ये बौद्ध स्तूप, इसका जो समय बताया है वो 2600 वर्ष पूर्व का है। और उसके सौंदर्य को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम लैंडस्केप है। लोग वहां पे जो घूमने फिरने जाते हैं वो देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि क्या हमारी जो सभ्यता है, भारत की जो सभ्यता है, वो इतनी अधिक विकसित थी, इतना अधिक सौंदर्य बोध वहां पे था। और सौंदर्य बोध या भव्यता होते हुए भी किसी प्रकार का आडंबर उस संस्कृति या सभ्यता के अंदर नहीं था, किसी प्रकार का दिखावा वहां पे नहीं था। वहां की जो कला संस्कृति है वो देखते ही बनती है, वास्तुकला देखते ही बनती है। बहुत सारी ऐसी सुघड़ जो लिपि है वहां से प्राप्त हुई है, बहुत सारी ऐसी चित्रकारियां वहां से प्राप्त हुई हैं कि किसी भी सभ्यता का, कोई भी सभ्यता हमारी उस कला संस्कृति का मुकाबला नहीं कर सकती। और इसी आधार पर इतिहासकारों का जानना है, उनका मानना है कि मोहनजोदड़ो की या हड़प्पा की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो ना राज पोषित थी, ना धर्म पोषित थी, वो समाज पोषित थी। किसी प्रकार का दिखावा या आडंबर उस सभ्यता में नहीं मिला है। यहां तक कि जो कुछ भी, किसी प्रकार का राजमहल के खंडहर वहां पे नहीं मिले हैं, मंदिरों के खंडहर नहीं मिले हैं। वहां का जो राजा का मुकुट मिला है वो भी बहुत छोटा सा मिला है, मूर्ति शिल्प बहुत छोटे हैं, उनके औजार छोटे हैं, यानी कि लघु सभ्यता के में रुचि रखने वाली सभ्यता वो रही होगी। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी विकसित और सुनियोजित सभ्यता होने के बाद भी सारे खंडहरों की खुदाई के बावजूद जो साक्ष्य जुटाए गए, उनसे यह अंदाजा लगाया गया कि किसी प्रकार की सैन्य शक्ति का वहां पे प्रयोग नहीं होता था। वो लोग अपनी समझ से अनुशासित जीवन जीते थे। किसी प्रकार का राजबल उनके ऊपर नहीं था, धर्म बल उनके ऊपर नहीं था। तो इतनी अच्छी हमारी 5000 वर्ष पूर्व सभ्यता को देखकर वहां पे टूटी फूटी इमारतों की सीढ़ियों पर कदम जब हम रखते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि किसी छत पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये गर्व महसूस करते हैं कि हमारे पूर्वज इतने समझदार रहे हैं। जब लोगों ने उन्नति का सूरज तक देशों ने, दूसरों ने नहीं देखा था, तो हमारी सभ्यता इतनी उन्नत स्थिति में थी, लोग इतने अच्छे से जीवन अपना जी रहे थे। सबसे हैरानी की बात यह है बच्चों कि किसी भी प्रकार का औजार वहां पे मिले हैं, बहुत प्रकार के औजार जो हैं खेती बाड़ी के वो मिले हैं, लेकिन हथियार वहां पे कोई भी नहीं उपलब्ध हुआ। इतनी विकसित सभ्यता के अंतर्गत हथियारों का ना मिलना बहुत बड़ी बात है। किसी भी प्रकार के हथियार के साक्ष्य वहां से नहीं जुटाए गए हैं। और ऐसे दो नगर जो बहुत ही सुनियोजित और विकसित रहे हैं, इन सबका जिक्र हो और लेखक कहते हैं कि मुझे कुलधरा गांव की याद ना आए। जो समय रहा है, कुलधरा का वर्णन जो लेखक कर रहे हैं लगभग 150 वर्ष पहले का किया है उन्होंने, कि जैसलमेर का एक कुलधरा गांव है राजस्थान में जो पीले पत्थरों से बना हुआ है। तो उन लोगों के साथ भी राजा की तकरार हो जाती है और वो रातों रात वो पूरा का पूरा गांव खाली करके चले जाते हैं। और आज भी उन खंडहरों में जब हम चहलकदमी करते हैं या जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी कोई बसने के लिए आ जाएगा। और ऐसा ही अनुभव जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता में चहलकदमी करते हैं, वहां पे जाते हैं, खुदाई के लिए जो इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता वहां पे गए हैं, तो उनको भी ऐसा एहसास होता है। लेखक ने भी अपने अनुभव साझा किए हैं कि किसी भी घर में, किसी भी इमारत में जैसे ही हम कदम रखते तो हमें लगता कि हम दूसरे के घर में घुस रहे हैं, यानी कि अभी भी यहाँ पे कोई बसने के लिए आएगा। और जब कभी वो लोग यहाँ पे रहते थे, उन टूटे फूटे खंडहरों से भी हर प्रकार की गंध वो महसूस करते हैं कि किस प्रकार का घर रहा होगा, कैसे लोग यहाँ पे रहते होंगे, उनकी रसोई की गंध उनको अनुभव होती है। तो कुलधरा के लोगों के साथ भी जो कुछ भी हुआ, तो लेखक कहते हैं कि वहां भी आज भी वो पीले पत्थरों से बना हुआ गांव, उसके खंडहर जो के तो खड़े हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ के जो बाशिंदे हैं अभी लौट कर आ जाएंगे। मोहनजोदड़ो का जिक्र हो और मोहनजोदड़ो के अजायब घर का ना हो तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो लेखक ने बताया है बच्चों कि मोहनजोदड़ो में एक अजायब घर है
म्यूजियम जिसको आप कहते हो, संग्रहालय कहते हो, तो वहां पे खंडहरों में या खुदाई में मिली हुई वस्तुएं जो है सभी वहां पे सुरक्षित रखी गई हैं। वहां पे अली नवाब नाम का जो व्यक्ति है जो तैनात है वहां पे अजायब घर में, तो लेखक बताते हैं कि उसने हमें बताया कि लगभग 50,000 जो वस्तुएं हैं वो खुदाई में मिली हैं, जिनका पंजीकरण हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनमें बहुत सारी चीजें जिनका जिक्र पहले भी मैंने किया है कि खेती बाड़ी से संबंधित हर प्रकार की चीज के जो साक्ष्य मिले हैं वो, और मृद भांड, चित्रकारी और मनके के हार, सोने की सुइयां, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं, लगभग 50,000 उनकी संख्या रही है जिनका पंजीकरण हुआ है। और बहुत सारी चीजें दिल्ली, लाहौर और कराची में भी रखवाई गई हैं। तो अजायब घर जो है वो एक कस्बाई स्कूल के कमरे जितना है, और बहुत सारी चीजें वहां से दिल्ली, कराची, लाहौर में रखी गई हैं। और बहुत सारी चीजों के बारे में वहां नवाब अली ने बताया कि कुछ चीजें वहां पे चोरी भी हो गई हैं। तो अजायब घर भी लेखक ने देखा है, उसका अनुभव किया है कि किस प्रकार से हमारी सभ्यता के साक्ष्य वहां पर जुटाकर रखे गए हैं। क्या सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? ये जो प्रश्न है बहुत ही उचित है। हाँ, सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति कहा जा सकता है। सिंधु सभ्यता यानी कि मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुओं के साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। आज वो खंडहर रूप में है, केवल उनके गड्ढे जो हैं वही रह गए हैं, किनारे ही जमीन के अंदर दिखाई देते हैं, लेकिन 700 जो कुएं हैं उसी के आधार पे वो सभ्यता हरी भरी थी, तरबतर थी, हर चीज उनके पास थी। किसी प्रकार की कोई खेती में, व्यापार में, जीवन जीने में, सुख सुविधा में कोई कमी नहीं थी। बहुत ही साधन संपन्न उन लोगों ने अपना जीवन जिया। तो अंदाजा भी लगाया जाता है कि क्या पानी की कमी से हमारी इतनी विकसित सभ्यता सूख गई, धीरे धीरे वो उजड़ गई? तो ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन जल संस्कृति अवश्य हम सिंधु घाटी सभ्यता को कह सकते हैं बच्चों। और आज के जो हमारे महानगर है वहां पे वो सारी कमियां देखने को मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे महानगर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। हर प्रकार की सुविधा उन लोगों ने अपनी समझ से बनाई हुई थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत उनको नहीं थी। लेकिन आज के महानगरों में सफाई और जल निकासी की जो व्यवस्था है वो देखने को नहीं मिलती। 5000 वर्ष पहले हमारी सभ्यता को जल संस्कृति हम कह सकते हैं। तो आज जो सवाल है कि इतनी विकसित सभ्यता के जो साक्ष्य हैं उनको हमें बचाकर रखना है। आज दोनों ही जो नगर हैं बच्चों मैंने बताया वो पाकिस्तान के अंदर हैं, और जो खुदाई का काम है वो बीच में ही रोकना पड़ा, क्योंकि सिंधु नदी के जल में दलदल की जो समस्या है वो उत्पन्न हो गई, वो सामने आई। और आज हम सबके सामने, पूरे विश्व के सामने ये चुनौती है, बड़ा सवाल है कि आज तो केवल हम इतना कर सकते हैं कि उस हमारी सुनियोजित सभ्यता को, उस विकसित, समृद्ध और उन्नत सभ्यता को बचाकर रखना ही हम सबके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न या सवाल बन गया है। थैंक यू बच्चों।